दोस्तों, जिस वक्त भारत का गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा को मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, उसी वक्त चीन में एक और घटनाक्रम चल रहा था। चीन के विजय दिवस के अवसर पर निकाली गई विजय दिवस सैन्य परेड। मोदी की यात्रा के 2 दिन बाद ही चीन ने जता दिया कि उसकी प्राथमिकता भारत है या पाकिस्तान। इस परेड में 26 देशों के नेता शामिल हुए, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली तो शामिल थे। पर चीन ने भारत के प्रधानमंत्री को इस समारोह में बुलाना जरूरी नहीं समझा। नमस्कार, मैं हूं भारत शर्मा। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और साथ ही सुझाव भी दें जिससे हम और सुधार कर सकें। भारत इस समय विदेश नीति के जिस दौर में पहुंच गया है, वहां हम लगभग अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने चीन पहुंचे और उसे जिस तरह मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की नई केमिस्ट्री के रूप में प्रचारित किया गया, उससे हमारे उन भोले नागरिकों को तो बरगलाया जा सकता है जिन्हें अभी भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है। पर सवाल है कि क्या जो प्रचारित किया जा रहा है वह सही है। चीन को लेकर आम लोगों के मन में पहले से ही शंका है। अगर ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के घटनाक्रम को देखें तो यह आशंका और बढ़ जाती है। गलवान घाटी की घटना हो या ऑपरेशन सिंदूर में चीन द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करना, हर बार चीन ने हमारे साथ धोखा ही किया है। भारत सरकार के इनकार के बाद भी देश की जनता यह मानने को तैयार नहीं है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। इसीलिए जब ट्रंप के टैरिफ के बाद पीएम मोदी चीन की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, तब इस पर सवाल खड़े किए गए। ये अलग बात है कि पूरी सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश करती रही, साथ ही यह भी प्रचारित करती रही कि मोदी के कारण चीन ने पाकिस्तान को किनारे लगा दिया है। पर चीन की तरफ से इसका जवाब 2 दिन बाद ही मिल गया, जब चीन द्वारा आयोजित सैन्य परेड में पाकिस्तान तो शामिल था पर भारत नहीं। जहां तक हमारी विदेश नीति का सवाल है, उस पर तो ऑपरेशन सिंदूर के समय भी सवाल खड़े हुए थे, जब हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अब जब ट्रंप के टैरिफ के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है, यहां एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या चीन के साथ जाना आर्थिक रूप से भारत के लिए फायदेमंद है या चीन के लिए। अगर व्यापारिक आंकड़ों की बात करें तो भारत चीन, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ईरान जैसे देशों के साथ व्यापार करता है। 2023-24 के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने अमेरिका और चीन दोनों के साथ लगभग बराबर कारोबार किया। अमेरिका के साथ 118.28 करोड़ डॉलर का और चीन के साथ 118.4 करोड़ डॉलर का। भारत ने अमेरिका के साथ 40.77 करोड़ डॉलर का आयात किया और 77.51 करोड़ डॉलर का निर्यात। चीन के साथ 101.7 करोड़ डॉलर का आयात और 16.7 करोड़ डॉलर का निर्यात। इस तरह चीन के साथ 85 करोड़ डॉलर का व्यापारिक घाटा हुआ और अमेरिका के साथ 36.74 करोड़ डॉलर का फायदा। भारत जिन देशों के साथ व्यापार करता है, उसमें अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिससे भारत माल खरीदता कम है, बेचता अधिक है। भारत से अमेरिका दवाएं, ज्वेलरी, कपड़े और खाद्यान्न मुख्य रूप से मंगाता है। सेवा क्षेत्र, खासतौर पर आईटी सेक्टर में भारत और अमेरिका बड़े सहयोगी हैं। भारत की इस स्थिति को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने भारत पर सबसे अधिक टैरिफ लगाया है। वे चाहते हैं कि अमेरिका को भारत के साथ व्यापार करने पर जो घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति हो सके। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके लिए कृषि और डेयरी उद्योग जैसे रास्ते खोले, जिसके लिए भारत फिलहाल तैयार नहीं है। सारा मामला यहीं पर उलझा पड़ा है। जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है, तो भारत की सरकारी कंपनियों का हिस्सा उसमें कम है, अंबानी की रिलायंस कंपनी का अधिक। हो सकता है मोदी इसीलिए कोई समझौता करने को तैयार ना हो, क्योंकि भारत सरकार अमेरिकी दबाव के कारण ईरान से तेल खरीदना पहले बंद कर चुकी है। यह घटना 2019 की है। उस समय भी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। ईरान भारत से भारतीय मुद्रा में तेल बेचता था,
और उसके बदले में हमसे दवाएं, चिकित्सा उपकरण, खाद्यान्न और अन्य दूसरी वस्तुएं खरीदता था। एक तरीके से यह बार्टर सिस्टम कहलाता है। दरअसल यहाँ अर्थशास्त्र और कूटनीति एक साथ चलती है। भारत जब आजाद हुआ था तब रूस विभाजित नहीं हुआ था, वहां वामपंथियों का शासन था। उन्होंने भारत के विकास में भरपूर मदद की। आज भारत की जो नवरत्न कंपनियां हैं, जो भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, वो सब उसी समय की देन है। रूस हमारा तभी से साथी था। ये अलग बात है कि उस वक्त दुनिया दो ध्रुवी थी। मतलब एक तरफ रूस के नेतृत्व में समाजवादी देश थे, दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी। भारत ने उस समय दोनों से समान दूरी बना के रखी और गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व किया। रूस से घनिष्ठ संबंध होने के बाद भी नेहरू ने कभी अब की बार स्टालिन सरकार का नारा नहीं लगाया, जो नारा मोदी जी अमेरिका में जाकर ट्रंप के चुनावी अभियान के दौरान लगा है। कुल मिलाकर ट्रंप से नजदीकी दिखाने के चक्कर में भारत की स्थिति उन लोगों की नजर में भी संदिग्ध हो गई जो हमेशा से हमारे साथी थे। बहरहाल यह वह वक्त था जब चीन का विकास भारत की तुलना में कमतर था। राजीव गांधी के दौर में भारत ने अमेरिका से संबंध सुधारने की शुरुआत की, जिसे मनमोहन सिंह की नई उदारवादी नीतियों ने और रफ्तार दी। यह वह दौर था जब पूरी दुनिया ने व्यापार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। फिर चीन विकास में हमसे आगे निकल गया। चीन ने उदारीकरण का फायदा उठाकर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास किया। भारत यह काम नहीं कर पाया। यहां तक कि हमारे व्यापारी भी सस्ते माल के लिए चीन के ऊपर निर्भर हो गए। हमारे यहां विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पहले से मुनाफे में चल रही कंपनियों का विनिवेश किया गया। आज भी भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से ही आता है। मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्रों का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। इसीलिए इस विकास को जॉबलेस विकास भी कहा जाता है। बहरहाल मनमोहन सरकार ने आम आदमियों के लिए मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य मिशन, शिक्षा मिशन जैसी योजनाएं शुरू की, पर मोदी के आने के बाद इनका भी सबका भत्ता बैठा दिया गया। जिस लघु उद्योग ने कड़ी मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया था, उसे मोदी के नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया। मोदी के इस फैसले से सबसे अधिक फायदा बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को हुआ, जिन्हें विकास की एक नई दिशा मिली। खास तौर पर टेक्सटाइल के क्षेत्र में बांग्लादेश का टका रुपए की तुलना में मजबूत हो गया और यहां से उनकी जो विकास दर थी वो हमसे बेहतर हो गई। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से विदेश नीति में जो एक खास परिवर्तन देखने को मिला वह है हमारी विदेश नीति। सरकार नहीं, गोदी मीडिया और आईटी सेल तय करते हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहा है, पर हालिया गाजा हमले में भारत का गोदी मीडिया और आईटी सेल जिस बेशर्मी के साथ इजराइल की हत्यारी मुहिम का साथ दे रहा था, उससे फिलिस्तीन हमसे दूर हो गया। गाजा नरसंहार के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, पर भारत में इस तरीके के प्रदर्शन के लिए पुलिस और अदालतों की परमिशन लेनी पड़ रही है, जो कई बार नहीं भी मिली। संसद में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले विपक्षी सांसदों को आतंकवादी समर्थक बताकर केंद्र सरकार के मंत्रियों ने मजाक उड़ाया। ईरान इजराइल युद्ध में भी कमोबेश हमने यही देखा, जबकि ईरान भारत का मित्र राष्ट्र है। भारत का गोदी मीडिया इसलिए ईरान के खिलाफत कर रहा था क्योंकि वह एक मुस्लिम राष्ट्र है। बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्क के साथ भी हमारी इसी नफरत ने उसे हमसे दूर कर दिया। वहीं नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन भी हमारा गोदी मीडिया और आईटी सेल करता रहा और भारत सरकार के मंत्री भी यह समर्थन करते नजर आए। नेपाल में हिंदू राष्ट्र को लेकर जो प्रदर्शन हुए उसमें प्रदर्शनकारी योगी आदित्यनाथ का पोस्टर तक लहरा रहे थे और हमारा गोदी मीडिया इसे भारत की या योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बता रहा था। कनाडा से तो फिलिस्तीनियों के चक्कर में हमारे संबंध खराब हो ही चुके हैं। नतीजा यह रहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत के साथ नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्क भी खड़े नजर नहीं आए। तुर्की के साथ भी हमारे संबंध ऑपरेशन सिंदूर के समय खराब हुए। यह अलग बात है कि चीन यात्रा के दौरान खुद मोदी तुर्की के राष्ट्र प्रमुख के गले लगाए। बहरहाल पीएम मोदी खुद गोदी मीडिया के प्रचार से कितने प्रभावित हैं, यह उस वक्त देखने को मिला जब उन्होंने लाल किले के भाषण से फिलिस्तीन का
बलूचिस्तान का नाम ले लिया। नतीजा यह हुआ कि जिस पाकिस्तान को हम दुनिया भर में आतंकवाद का पोषक बताते थे, अब वह भी आतंक पीड़ित की श्रेणी में खड़ा हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहलगाम हमले को लेकर पारित प्रस्ताव हो या एससीओ बैठक में पारित प्रस्ताव, पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, बल्कि दोनों राष्ट्र प्रस्ताव में बलूचिस्तान में होने वाली संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहलगाम हमले को लेकर पारित किया गया प्रस्ताव हो या एससीओ की बैठक में पारित प्रस्ताव, पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, बल्कि दोनों प्रस्ताव में बलूचिस्तान में होने वाली घटनाओं का जिक्र भी किया गया। बहरहाल गोदी मीडिया और आईटी सेल द्वारा चलाए जा रहे अभियान का बीजेपी को चुनाव में भले ही फायदा मिल जाए, पर कूटनीतिक मोर्चे पर देश का नुकसान ही हो रहा है। भारत की इसी स्थिति के कारण अमेरिका भी भारत की तुलना में पाकिस्तान के नजदीक नजर आता है और चीन भी। तब सवाल खड़ा होता है कि दुनिया के तमाम देशों से संबंध खराब करने के बाद भारत सरकार उस घाटे की भरपाई किस तरह करेगी जो ट्रंप के टैरिफ के कारण उसे होने वाला है। हालांकि गोदी मीडिया इस बात पर लगातार प्रचार कर रहा है कि अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी व्यापारियों के पास वैकल्पिक तौर पर वे बाजार हैं जहां टैरिफ कम है, खास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम। पर भारत के पास वैकल्पिक बाजार नहीं है। ट्रंप भी भारत की इस मजबूरी को अच्छी तरीके से समझता है, इसीलिए उसने सबसे अधिक टैरिफ भी भारत पर लगाया है और किसी भी कीमत पर उसे कम करने को तैयार भी नहीं है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की मोनोपोली किसी भी ऐसे क्षेत्र में नहीं है जिसके सामने ट्रंप प्रशासन को झुकना पड़े। जैसे चीन के पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर है, और यही कारण है कि ट्रंप चाहकर भी चीन से सीधे नहीं टकरा पा रहा है। आज फिर दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई है, जिसका एक सिरा चीन है और दूसरा अमेरिका। चीन ने हाल में ही अपने एससीओ की बैठक कर और सैन्य प्रदर्शन के बहाने अपनी ताकत दिखा दी है। दूसरा, चीन ने गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में इस तरीके से फंसाया है कि वे चाहकर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। अमेरिका तो पहले से ही यह काम करता आ रहा है, पूरा यूरोप उसकी मुट्ठी में है। हालांकि ट्रंप के टैरिफ के कारण यूरोपीय देश भी उसे आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। हाल यह है कि नए समीकरण के लिए भारत को भी बाजार की जरूरत है, और चीन को भी और अमेरिका को भी। चीन और अमेरिका दोनों के पास उसे पूरा करने की कुव्वत है, पर क्या भारत चीन के साथ जाके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है? फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन के साथ ही है। आज भी हम खाद से लेकर दवा और तकनीकी क्षेत्र में चीन के रहमो करम पर हैं। नमस्कार।